अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूँ फरवा वहीद। नाजरीन, तमाम सियासी जमातों में इख्तलाफात ज़ोर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शहरियार आफरीदी ने पार्टी क़यादत को पैगाम दिया कि खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना मिलना ज़्यादती है और मेरा मुँह ना खुलवाया जाए और पैराशूटर्स की बजाय आम वर्कर्स को पार्टी में ऊपर लाया जाए, क्योंकि ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। जबकि अब PTI के अली जैदी ने भी पार्टी क़यादत को वार्निंग देते हुए कहा है कि मेरी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगरचे शहरियार आफरीदी और अली जैदी के बयानात के रद्द-ए-अमल में पार्टी क़यादत ने सारे तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी फ़ोरम पर हल करने का बयान दिया है, मगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान कि पार्टी के कुछ लोग मुखालिफिन के साथ मिले हुए हैं और पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है से तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात वाज़े होते नज़र आते हैं। अब ये इख्तलाफात सिर्फ PTI में नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमत में है वो भी इख्तलाफात में उलझी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के बेटे को सेनेट का टिकट मिलने पर जहां खूब तनकीद की जा रही है, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाकर इक़्तिदार लेने की हिकमत अमली भी कुछ सीनियर रहनुमाओं को काबिल कबूल दिखाई नहीं देती। अब कुछ लीडरान 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में मिलने वाले मैंडेट पर सवाल उठाते नजर आते हैं, तो कुछ पार्टी में पैराशूटर्स की मौजूदगी और पार्टी से बाहर के लोगों को आला ओहदे मिलने पर भी तशवीश का इजहार करते नजर आते हैं। ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला रहने के बाद चेयरमैन PCB के ओहदे पर बराजमान हुए और फिर वज़ारत दाखिला का कलमदान संभालने के बाद सेनेटर भी मुंतखब हो गए। मगर सवाल ये है कि इन इख्तलाफात, तहफ़्फ़ुज़ात और तरजीहात की पार्टी सियासत में आवाम कहाँ खड़े हैं। तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में आने या इक़्तिदार में होने वाली पार्टी को गिराने के लिए हाथ मिला देती हैं, मगर आवाम को रिलीफ देने और मुल्की इस्तेहकाम की खातिर एक पेज पर आने में हिचकिचाहट का शिकार क्यों हो जाती। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, इनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं राना एहसान अफजल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे शुएब शाहीन साहब। मैं राना एहसान अफजल साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएं कि जब से इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, ये आया है और आपकी पार्टी को हुकूमत मिली है, तब से हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जो फैसला हुआ है ये गलत हुआ है, हमें अपोजिशन में जाके बैठना चाहिए था। और फिर मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और दीगर जो नाम मुस्लिम लीग नून के साथ अब जुड़ गए हैं या जोड़ दिए गए हैं, उस पर पार्टी रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ये बढ़ती नहीं जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी बात है। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो आवाज़ें आ रही हैं वो उन लोगों में से हैं जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं है और इलेक्शन हार गए थे। तो वो एज अ इंडिपेंडेंट कमेंटेटर जो है वो ये मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। बहरहाल हुकूमत, जो लोग पार्लियामेंट में हैं और जो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो तो अपनी जो मुल्क के जो मामलात हैं या सूबे के जो मामलात हैं उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली। लेकिन जिन 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 लोगों की आप बात कर रहे हैं राना एहसान अफजल साहब, अब वो लोग बड़े मोतबर हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, विफाक में, पंजाब में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और उनकी राय जो है वो मोतबर राय रखते हैं। तो आप उनको कह रहे हैं कि वो हारे हुए हैं और शायद वो इंडिपेंडेंट वोकल जो हैं वो बने हुए हैं। मेरा ख्याल से ये बड़ी ज़्यादती होगी जो आपने कहा है। वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ पार्टी के वर्कर भी हैं। नहीं, देखें, सबसे पहले मैंने उनको कोई हारे हुए नहीं कहा, मैंने कहा वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। हाँ, तो हारे हुए हैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखें, बात ये है कि वो बिल्कुल मोतबर हैं, मैंने उनकी शान में कोई गुस्ताखी भी नहीं की, वो बिल्कुल मोतबर हैं, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वो टीवी के ऊपर आके दे रहे हैं। ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है और ना ही ये जो है ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। और इंडिपेंडेंट उनका बिल्कुल तज्ज़िया है, वो उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसको सुनना भी चाहिए है, लेकिन पार्टी का भी मौक़िफ़ नहीं। पार्टी जो है उसने फैसला किया कि उसने वफाक में कोalition हुकूमत का हिस्सा पार्टी ने फैसला किया कि उन्होंने जो है पंजाब में भी हुकूमत बनानी है और चलानी है। ये मेजॉरिटी व्यू है, ये लीडरशिप का व्यू नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जावेद लतीफ़ साहब का ये बयान कि हमें हुकूमत ज़बरदस्ती दी गई है,
ये बयान जो है ये छोटा बयान नहीं है, और वैसे ऑनेस्टली आपके अक्सर लोग ये आकर प्रोग्राम्स में कहते भी रहे हैं कि हमें जी सिंपल मेजॉरिटी की ख्वाहिश थी वो नहीं मिली, और बल्कि हमें उस तरह मेजॉरिटी ही नहीं मिली जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर इलेक्शंस के साथ जो हुआ है इलेक्शन वाले दिन, बहुत सारे सवालिया निशान हैं। आपकी गवर्नमेंट बड़ी कमज़ोर सहारों पर खड़ी हुई है। देखिए, बात ये है कि या तो हम इलेक्शन के ऊपर रोते रहें और नहीं, इलेक्शन आपको को ये जो है वो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती दी है कि वाकई आपने ली है? जवाब दे देने दें। देखिए, या तो हम इलेक्शन वाले दिन के ऊपर ही जो है वो नुक्ता लगा लें और वहीं खड़े रहें और उसी पे बहस करते रहें। हम तो ऑपोजिशन को भी कह रहे हैं कि अब मुल्क में आगे बढ़ना है। मुल्क में 25 करोड़ का ये मुल्क है, इसके अंदर बेशुमार मसाइल हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं। अब हमें इलेक्शन फीवर या इलेक्शन मोड से निकल के गवर्नेंस की तरफ जाना है। तो ये जितने लोग हैं ये इलेक्शन फीवर से नहीं निकल, जबकि अच्छा, जो आप हुकूमत मुझे एक ऑनेस्टली बात बताएं, फिर मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ मूव करना है। मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दें। अभी ये जो क्राइसिस के अंदर गवर्नमेंट आपने ली हुई है, बिल्कुल हमें अपने जो इकॉनमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हमें मिल रही हैं उस पर काम करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर ये जो अपोजिशन सरापा एहतजाज होती है, JUI फे सड़कों पर आ जाती है, आपको लग रहा है कि आप लोग काम कर सकेंगे? नहीं, देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा। देखिए, रास्ता जो है वो असेंबली के थ्रू है। असेंबली का रास्ता जो है वो अपोजिशन को भी अपनाना चाहिए है, और इनके जितने मुतालबात हैं वो हुकूमत से नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन से हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से है और अदालतों से हैं। वहीं से रास्ता निकलेगा, उधर से ही चश्मा फूटेगा। सही, ठीक है। वहां जाए, चले, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। तो दूसरा रास्ता है वो पार्लियामेंट का है, और हुकूमत ठीक है, का बारहा ये मौक़िफ़ रहा है कि आप पार्लियामेंट का रुख करें, वहां इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बात करें, और इश्यूज हैं उसके ठीक है। ऊपर बात करें। ये अवाम तंग आ चुकी है। कोई इनको वो ये सड़कों बंद करें, जलसे करें, ठीक। जुलूस निकालें, धरने सेनेटर दें, साहब, ये सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे बताइएगा सर कि आपके पास ट्राइब्यूनल मौजूद हैं, आपके पास जो कोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं, आपके पास पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है, जैसे कि राना एहसान अफजल साहब फरमा रहे थे। फिर आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप एक बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज या सिस्टम मुखालिफ एहतजाज, मैं कहूँ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, करने जा रहे हैं? आपको उम्मीद नहीं है इन रास्तों से? पार्लियामान में जो है ना वो मूव किया। उस वक्त सेनेट का इजलास हो रहा था, जब इलेक्शन ख़त्म हुए तो सेनेट का जब इजलास हुआ तो वहाँ पे मूव किया, और वहाँ पे सिर्फ तकरीरें करा के इसको स्क्रैप कर दिया गया, जो मोशन मेरी अपनी मूव करता थी। ठीक है जी, ये तो पार्लियामान का हाल सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन यकीनन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के पास जो है ना अराउंड 500 केसेस आए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है ना उसकी दोबारा बारी नहीं आई, और जो कुछ इलेक्शन कमीशन में हो रहा है वो आप जो जीते हैं हारे हैं उनसे पूछ लीजिए, आपको इलेक्शन कमीशन के हालात पता चल जाएंगे। ट्रिब्यूनल की बात करती हैं तो ट्रिब्यूनल में जो है वो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो ट्रिब्यूनल के मामला, तो आप दूर क्यों जाते हैं? ये सूरी साहब वाला, कासिम सूरी साहब वाला केस ले लीजिए, ख़त्म हो गई थी ना, टेनोर ख़त्म हो गया था, तो अल्टीमेटली मुमकिन है कि वो कासिम सूरी साहब बिल्कुल ठीक हों, मगर वो केस जो है ना वो डिसाइड नहीं हुआ था। तो हमारे यहाँ जो है ना ये कहा जाता है कि जो इलेक्शन का इंतज़ाम कर दिया जाए उसको आप जो है वो ट्रिब्यूनल या किसी और तरीके से चैलेंज करें, और उसके बाद 5-7 साल तक उसका पीछा करते रहें, उस पर ख़र्चे करते रहें, और उसके बाद इन्फ्रक्शस होने की सूरत में उसको वो छोड़ दीजिए। तो आपके इस निज़ाम पे किसी का एतमाद नहीं है। फिर दो तरह के मामलात होते हैं। एक प्रेसिडेंट मौजूद है ना, नासिरुल मुल्क साहब वाला। नासिरुल मुल्क साहब का कमीशन बना था ना इस मुल्क में, इसी इलेक्शन के मामले पे बना था। उसने कह दिया कि PTI गलत है, इट्स ओके, PTI ने तस्लीम कर लिया इस बात को। तो आप इसको कमीशन जो है ना सुप्रीम कोर्ट की सतह पे बना दीजिए, एक तरीका है, फेडरल गवर्नमेंट लिखते। दूसरा तरीका ये है कि सूबों में चूँकि मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें हैं, एक में PTI की है, दो में पीपल्स पार्टी की है, एक में नून की है, ये चारों जो है ना ये सूबों में जो है वहाँ के वज़रा आला ख़त लिख दें अपने सूबे के रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस साहब को कि जी हम इस बात पे कमीशन बनाना चाहते हैं, ऑडिट करवाना चाहते हैं हम इलेक्शन का, जो कि 30 डेज़ में दें, आप एक जज को जो है ना नॉमिनेट कर दीजिए। अगर हम दुरुस्त होंगे तो बिल्कुल हमारी बात जो अगर साबित हो जाए तो हम 10, 12, 15 हल्के जो है ना
किसी जगह पे खुलवा लेंगे, किसी जगह पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ना, जो भी रिज़ल्ट आएगा हम उसको बिल्कुल तस्लीम करेंगे, हम बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में बिल्कुल जो है ना मईशत का पहिया चलाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को दस्तूर के मुताबिक चलाना चाहते हैं। मगर दस्तूर में जो सबसे पहली बात है मुल्क को चलाने की, वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स की है। यहाँ पे अनचोज़न आते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जो एक इंतज़ाम आप कर देते हैं और वो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, वो मामलात को लेके चलते जाते हैं। अब तो खैर इल्ज़ामात की अल्लाह के फजल से जो है उसके साथ जो है ना और ऐसे ऐसे जो है ना वो मिर्च मिसाले लग गए हैं कि आपको देखेंगे, आप सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी कि इस मुल्क में ये हो रहा है। ये दुनिया की जमहूरियतों के लिए एक मिसाल है। ये जो कुछ जो है लोगों के सीनों में है, जो कुछ महमूद खान कह रहे हैं, जो कुछ मौलाना कह रहे हैं, जो कुछ और दोस्त कह रहे हैं, इसको सुनते जाइए, शर्माते जाइए। ये इस मुल्क में यकीनन हो रहा है। ठीक है। मैं शुएब शाहीन साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सर मुझे बताइएगा कि ये ठीक है, राना एहसान अफजल साहब का एक मौक़िफ़ है कि जी इस नुक्ते को छोड़ दें, अब इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नुक्ते से ही तो हर चीज़ का आगाज़ होता है, नुक्ते से ही तो हमने लाइन खींचनी है, नुक्ते से ही तो हमने पूरा लफ्ज़ लिखना है। तो अगर नुक्ते को ही छोड़ देंगे तो फिर हो गया बाकी सिस्टम का काम। तो मुझे बताएं कि ये अभी तो हो गया जो होना था आप लोगों के साथ, लेकिन अभी ईद के बाद जो है आप लोग प्रॉपर एक प्लान के साथ आ रहे हैं जो हुकूमत मुखालिफ होगा, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ बयानात, धड़ेबाजी, मुख्तलिफ इशूज़ पर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक अलग चीज़ है, मगर बहुत ज़्यादा अलग जो है वो सोच के लोग जो हैं वो आ चुके हैं और वो कुछ और कहते हैं और बाकी लोग जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो कुछ और कहते हैं। कैसे लेकर जाएंगे आप इसको अगर आपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लेके जाना है, क्योंकि आपको तो इसमें बड़ी यूनिटी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि मट्टी पाओ और आगे चलो, आप यानी डाकाजनी कर लें, एस्टेब्लिश, ये जो आपने एक सवाल किया था ना कि हुकूमत आपको मिली है, मिली नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के हुकूमत पे कब्जा किया है। ये सीटें तो हार गए हैं। कब्जा करना होता तो वो पूरा करते सर, वो बाकियों के फॉर्म 47 भी क्लियर कराते। देखें, बात ये है, फॉर्म 45 वो रिजल्ट कहलाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 90, 92, सेक्शन 95, वो हमारे पास मौजूद है। उसका हम, जैसे कामरान मिर्जा कह रहे हैं, हम कहते हैं कि उसका ऑडिट करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसको आपके हुक्मरानी दिया है, जिसको आपके नुमाइंदगी दिया है अवाम ने, उसको आगे आना चाहिए। सिंपल बात है। हम उसको अगर छोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करें, तो फिर तो इसका मतलब है कि जो कब्ज़ा ग्रुप होगा, जो जितना ज़्यादा असला रखेगा या जितना ज़्यादा ताकतवर होगा, वो इलेक्शन डे पे कब्ज़ा करके बैठ जाएगा। वो कहेगा कि अब तो हो गया जी, आए हमारे साथ बैठ जाए। या ऐसी है, किसी मकान पे किसी डाकू ने कब्ज़ा कर लिया या किसी बदमाश ने, आप जाएं जी उससे कहें कि जी अब तो तुमने कब्ज़ा कर लिया, आए हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, हमारे साथ बातचीत कर लें। देखें, जब आपका अवाम जब वोट देती है, उनका एक एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी फीलिंग्स होती है, उनकी तवक्कुआत होती हैं। वो आप अवाम के दिए हुए मैंडेट पे अगर इस तरह कब्ज़ा होना शुरू हो जाए, जहाँ 1-1 लाख वोट को चेंज कर दिया जाए रात की तारीकी में, तो उसका फिर कैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। दूसरा सवाल आपने किया था जो ये मोहसिन नकवी, अनवार काकड़, फैसल वाटा, सरफराज भुट्टी और आज चीमा का, मुझे बताएं इनका किस पार्टी से ताल्लुक़ था। और फिर ये अगर ये न्यूट्रल थे और किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था, तो ये किस तरह फिर किसी पार्टी से ताल्लुक़ था तो किस तरह फिर ये इंटरम सेटअप में बैठे रहे। इंटरम सेटअप वाले तो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो कैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। किस तरह इलेक्शन ख़त्म होते ही कोई वज़ीर दाखिला बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। तो इसका मतलब है कि ये सारा ढकोसला था और ये सारा इंटरम सेटअप इसलिए बनाया गया था ताकि वो बैसाखियों पे चलने वाली PMLN को सहारा दिया जा सके और उसके ज़रिए इक़्तिदार पर कब्जा किया जा सके। नहीं, मेरा ख्याल से वो एंकर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एंकर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये जो नाम है ना, ये बड़े नाम है, ये बैलेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट को। देखें, बैलेंस तो तब करें कि जब इनके पास, अगर नहीं कर सकते तो ये हुकूमत छोड़ दें, और अगर ये कर सकते हैं तो फिर वो लोग जो इंटरम सेटअप का हिस्सा थे, जिन्होंने वहाँ इंटरम सेटअप में न्यूट्रल गवर्नमेंट बनाई थी, तो वो कैसे इस गवर्नमेंट के, सियासी गवर्नमेंट का वज़ीर दाखिला बन सकता है या इस तरह की गवर्नमेंट चला सकते हैं। ये मुमकिन नहीं है ना, ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। अगर आपने इस तरीके से करना है तो फिर आप इंटरम सेटअप वाला प्रोविजन ख़त्म कर दें। उनको कोई ठीक है, जो बैठा हुआ है वही इलेक्शन में लड़ेगा, वही इलेक्शन लड़ाएगा भी, वो जो। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा बात कथा कलामी की शुएब शाहीन साहब माफ़ी चाहूँगी। एक टाइम पे मैं वैसे याद दहानी के लिए बता रही हूँ, लग रहा था बाकायदा
लग रहा था, एज ए जर्नलिस्ट भी लग रहा था कि शायद ये जो सेटअप लग गया ना निगरान, ये शायद काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन खैर ऐसे तैसे करके इलेक्शन जो है वो हो गए। राना एहसान अफजल साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे बताएं कि आपकी पार्टी को कोई और नाम नहीं मिला, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, माशाल्लाह आपका चेहरा इतना खूबसूरत नूरानी चेहरा है, आप बन सकते थे, कोई भी बन सकता था, इतने अच्छे वर्कर्स हैं, बड़ी बड़ी तगोदो की हुई है, वाई मोहसिन नकवी, मतलब अनवारुल हक काकड़, ये तो चले गए ना, इन्होंने तो कर लिया अपना काम करना, आपको क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया? देखिए, सबसे पहले मैं ज़रा जवाब दे दूं कि नुक्ते के बाद इख्तिताम नहीं हुई। मैंने आपको रास्ता बता दिया, और कायदे कानून में, आइन में यही रास्ता है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अदालतें होती हैं, और यही हमें 2018 में हमें भी यही कुछ दिखाया गया था। तो अब आप क्या कोई बहुत स्पेशल हैं कि आपका मौक़िफ़ जो है उसको सच मान लिया जाए और आज ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हो जाएँ? ऐसा नहीं है। जो निज़ाम आपके दौरे हुकूमत में था, वही निज़ाम आज मौजूद है। आप उस निज़ाम को एग्ज़ॉस्ट करें, उसका इस्तेमाल करें। अब आप कहते हैं कि मुल्क को रोक दिया जाए। और देखें, एक और मैं आपको बात बताऊँ, देखिए, जो पीटीआई के अंदर जो इनके लोग पार्लियामेंट में हैं, 99% समझते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक सूबे में हुकूमत इनकी है, वो चाहते हैं कि हम भी कोई परफॉर्म करें, हुकूमत चलाएं। लेकिन जो लोग, जो अंसर, जो एक तो क़यादत पीटीआई की खान साहब जो जेल में बैठे हैं, वो ब्रेक लगाए बैठे हैं। हमने इंतशार, पोलराइजेशन और हमने ये लड़ाई झगड़े की सियासत जारी रखनी है। और फिर जो लोग हारे हुए हैं, वो भी यही कहते हैं कि कुछ बेशक तबाह हो जाए, लेकिन पहले जो है ये मामलात, IMF को खत लिखते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, इंस्टेबिलिटी फैले। तो जो लोग पार्लियामेंट को समझते हैं आगे बढ़, लोग बाहर बैठे हैं, इन्हीं की जमात में वो ब्रेक लगा के बैठे हैं, और वो उसको चले मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि मुझे सेनेटर साहब से भी एक सवाल पूछता है, मैं एक सेकंड के लिए आपसे ये पूछ लेती हूँ। राना एहसान अफजल साहब, मुझे बताएं कि ठीक है यार, छोड़ें इसको, अपोजिशन को, ये लोग रोड पे निकलते हैं, ये चीखों पुकार करते हैं, साइड पे रखते हैं, आपकी गवर्नमेंट पे सवाल करते हैं। आपकी गवर्नमेंट जो है, जब PDM की सूरत में बराजमान हुई थी या आई थी, तो ये कहकर आई थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, ये कहकर आई थी कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, आवाम का जीना मतलब मुश्किल हो गया, बल्कि आवाम मर गए हैं। अब आप लोग आ गए हैं, जैसे आए हैं, ये अब इसको छोड़ दें। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हम किफ़ायतशारी पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ आपके वज़ीर कहते हैं जी हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, वैसे वो मैटर भी नहीं करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो हैं वो अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाहें दे रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? आपके जहन में यू सीम लाइक अ कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट। आई एम सॉरी। लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब लेट मी एक्सप्लेन जो आपने पॉइंट्स रेज किए। नंबर 1, हमारा प्लान अभी इट इज़ अंडर प्रोसेस कि हम काफ़ी वजारतों को ख़त्म करना चाह रहे हैं वफाक से। जब हम कहते हैं अखराजात कम करने हैं, तो वो अखराजात कम करने का ज़रिया है कि हम वजारतें कुछ जो हैं उनको नल एंड वॉइड कर देंगे, क्योंकि वो डिफॉल्ट हो चुकी है। जहाँ तक सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स या सेक्रेटरीज हैं, उनकी तो जो लोग अरबों रुपए के फैसले करते हैं, और अगर वो चंद लाख की तनख्वाहों पे हैं, तो वो उसके ऊपर एक सोच विचार होनी चाहिए, वो प्रॉपर सैलरी मिलनी चाहिए कि जहां वो अच्छा वो बढ़ाने से 20 या 25 सेक्रेटरीज की तनख्वाहें कोई नुकसान नहीं होने लगा, उससे फायदा ही होगा। देखिए, बाकी बिल्कुल ऑस्टेरिटी के ऊपर कमेटी बन चुकी है। जिस जगह पे हमें स्पेस मिली, खर्चे कम करने जा रहे हैं, और हम बिल्कुल वजारतें कम करके स्टेट एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करके की मिसाल के सामने हमने टाइमलाइन दे दी है, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला हम इस मामले को क्लोज करने जा रहे हैं। उसके बाद आपके एयरपोर्ट्स हैं और शोबे हैं, तो हम बिल्कुल अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको सेट करने जा रहे हैं। चले विश यू गुड लक फॉर दैट। लेकिन वो लास्ट टाइम जब PDM की गवर्नमेंट आई थी, 76 का हजम था काबीना का। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछना ये कि क्या JUI फे जो है वो प्लान कर रही है, सड़कों पे आएंगे, कैसे आएंगे, और क्या उससे पहले कोई बर्फ पिघल सकती है ब्रेक के बाद? वेलकम बैक। कामरान मुर्तज़ा साहब, बताइएगा कि क्या प्लान है जमात JUI फे का? क्या आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं?
क्या सड़कों पे निकलेंगे या आप लोगों की कोई बैकडोर बातें चल रही हैं नून लीग से? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं चल रही। हमारे हम एक अच्छा या बुरा एक मुतालबा लेके आए हैं इलेक्शन के हवाले से। हम कह रहे हैं कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। हमारी बात दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो इसको दुरुस्त और गलत साबित करना तो गवर्नमेंट के हुकूमत के जो कोर्ट में है। बड़ा आसान सा है, कमीशन कहें कि जी हम कमीशन बना देते हैं, वो ऑडिट कर लेते हैं। सूबों में अलग अलग भी बन सकते हैं, मुल्क की सतह पे भी बन सकता है। अगर कोई पार्टी चाहे कि भाई हम अपनी लेजिटिमेसी साबित कर देते हैं अपने सूबे में, तो वो अपने सूबे में जो ना ऑफ़र कर दे कि जी हम तो तैयार हैं इसके लिए। और अगर कोई मुल्क में जो ना मुल्क की सतह पे अगर वज़ीर-ए-आज़म चाहें तो वो भी कहें। ये जलसे भी ख़त्म हो जाएंगे, जुलूस भी ख़त्म हो जाएंगे, एहतजाज भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको लेजिटिमेसी भी मिल जाएगी, बात ख़त्म। तो इस बात को ख़त्म करने की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? लेकिन अगर वो नहीं मानते, अगर ये आपको। कमीशन वाली भी ऑप्शन नहीं मानी जाती, क्योंकि वैसे तो कमीशन का कोई फ़ायदा मुझे तो खैर नज़र नहीं आता, क्योंकि कमीशंस की जब भी फाइंडिंग्स आती हैं वो किसी कमरे में ही पड़ी रहती हैं अलमारियों के बीच में, उसका कुछ होता नहीं है। लेकिन लेट्स सपोज नासरुल मुल्क वाला देखिए ना, नासरुल मुल्क ठीक, चले एक चले होप है हमारे पास, बिल्कुल। लेकिन अगर मानती नहीं है गवर्नमेंट, अगर आपके साथ ये मुतालबे पे नहीं आती है, तो फिर क्या स्ट्रेटजी है? फिर स्टैंप हो जाएगा ना, फिर स्टैंप हो जाएगा कि एक जुडिशल कमीशन बना और उसने कहा कि जो हल्के हमने खोले हैं वो जो है ना वो ऑडिट के नतीजे में जो है फॉर्म 45 और एक्चुअल जो बैलेट पेपर थे और फॉर्म 47 और 49 जो है ना ये आपस में इनकॉन्सोनेंस नहीं थे। आपकी लेजिटिमेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब तो एक कुछ पार्टियों का मुतालबा है ना, वो मुतालबा आप कहते हैं गलत है, मैं कहता हूँ कि दुरुस्त है। तो दुरुस्त और गलत को जो है ना वो आपको लेजिटिमेसी रिक्वायर्ड है। आपको जो है ना दुनिया में बात करने के लिए आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको बताना है कि जी हाँ मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आप जब आधे लोग जो है ना वो मिल के कह रहे हैं कि आप इलेक्टेड नहीं हैं, आप किसी धांधली की किसी इंतज़ाम की पैदावार हैं, तो फिर जो है ना आपको बात करते हुए जो है ना आप दाएं बाएं देखते होंगे, कभी नीचे देखते होंगे, कभी सर ऊपर उठा लेते होंगे। तो ये उस मामले से निकलने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। और अगर आप नहीं मानते तो फिर कोई दस्तूर से बाहर हम नहीं जा रहे। दस्तूर में लिखा है कि जो हुकूमत चलेगी, मुल्क चलेगा, चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए चलेगा। ये एक शर्त है, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपके मुतालबा जायज़ हैं तो आप एजिटेट कर सकते हैं, आप एहतजाज का हक़ रखते हैं। तो आप जब मेरा एक मुतालबा जो है वो दस्तूर के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, तो मैंने दूसरा मुतालबा भी जो है कानून और दस्तूर के मुताबिक जो है ना एजिटेशन का इख्तियार किया। आपको मेरा माजी पता होगा एज ए JUI हमने कभी एक जो है ना कहीं पे तोड़ फोड़ नहीं की है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी का रास्ता बंद नहीं किया। हम अपने तौर पे जो है वो बहुत खूबसूरती से एहतजाज करते हैं। हमारी हर चीज़ डिसिप्लिन्ड होती है। ये जो हमारे बारे में जो एक राय थी वो उस राय को हमने गुज़श्ता कुछ सालों में हमने ख़त्म कर दिया कि शायद कोई हम खुदा न खास्ता जो है ना कोई ताकत के इस्तेमाल पे यकीन रखते हैं। कत्तन नहीं। आपने देख लिया JUI के जितने मामला थे वो ताकत के इस्तेमाल के बग़ैर थे और कानून के दायरे के अंदर थे। हम जो कुछ करेंगे कानून के दायरे के अंदर करेंगे, मगर जो है ना वो लेजिटिमेसी इस मुल्क में शर्त है। जो इस मुल्क में जो है ना वो इंतज़ाम अगर आप कर लें और उस इंतज़ाम के बाद आप मुल्क के मफाद के नाम पे आप किसी और नाम पे जो है ना वो दूसरे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें कि जनाब नहीं वो अब तो हो गया जो होना है, अब आगे चलें। आगे लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आप ये एग्जैक्टली एहतजाज जो है सिर्फ एहतजाज करेंगे कि जी हमने ये एहतजाज किया है और अब हम घर वापस जा रहे हैं। एक होता है कि वो वाला एहतजाज के जिसमें हम बैठ गए हैं कि जब तक आप हमारी बात नहीं सुनते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप लोग एहतजाज ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो यकीनी तौर पे नहीं कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इस सिस्टम का मामला है, सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये एहतजाज एग्जैक्टली कर किसके लिए रहे हैं या किसकी नज़र करम के लिए कर रहे हैं? देखिए, हाँ, नज़र करम नहीं चाहते हैं हम कहते हैं कि किसी पे आपकी जो ये नज़र करम हो जाती है, 18 में किसी पे हो जाती है, 24 में किसी और पे हो जाती है, उससे पहले किसी और पे रही होगी। तो ये नज़र करम जो है ना बंद कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, दस्तूर के दायरे में चले जाइए। हम इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। जो कुछ है हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क के दस्तूर के कानून के पाबंद हैं, हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम इस मुल्क से इतना ही मुहब्बत वतन है जितना कोई और शख्स हो सकता है, मगर जो है ना सब चलें कानून के दायरे के अंदर चलिए। आप ये हम पे मुसल्लत ना करिए पाकिस्तान के नाम पे, किसी और के नाम पे, किसी को
माइनस करने के नाम पे, किसी को प्लस करने के नाम पे। ये अब खुदा के वास्ते ये सिलसिला बंद करिए। ठीक है शुएब शाहीन साहब, मुझे आप बताइएगा कि आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान है आपका? सड़कों पे निकलेंगे आप? वैसे बाय द वे मौलाना साहब के साथ कोई हो सकती है बातचीत आप लोगों की? देखिए हमारा तो प्लान ऑलरेडी तैयार है, हमने तो बाकी पार्टी वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस भी है इस चीज़ की, ये धरने देने की, लॉन्ग मार्च करने की? सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल से आप लोगों का एक्सपीरियंस है। देखें पहली बात तो यह है कि जो कुछ हुआ है 8 फरवरी को और 9 फरवरी को, ये सारी कौम जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारी पब्लिक जानती है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया जानता है, नेशनल मीडिया जानता है। आप जिस तरह फॉर्म 47 के फोर्जरी करके फॉर्म 45 में ये इक़्तिदार पे काबिज़ हुए हैं, वो हर किसी को पता है। अब हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि भाई इसको ऑडिट करके जुडिशल कमीशन के ज़रिए जिसको हक़ हुक्मरानी अवाम ने दिया है उनको आने दें। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह खिलवाड़ कर रही है इस मुल्क के साथ, वो नहीं होना चाहिए। उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जिस अंदाज से उन्होंने इंटरफेरेंस की है, जिस तरह इनको मुसल्लत किया है, और जिस तरह ये इंटरम सेटअप के लोग मुसल्लत किए गए हैं वो इनके ऊपर भी, वो सबको पता है। और ये जिस तरह कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, शहबाज शरीफ की सूरत हो, खा मोहसिन नकवी हो, खा काकड़ हो, या कोई बाकी बंदे हों, तो जिस अंदाज से ये हक़ हुक्मरानी जिन लोगों को दिया जा रहा है वो सारा गलत है। और इस गलती को रेक्टिफाई करें। आप आवाम को हकीकी नुमाइंदा तस्वुर करें, और हकीकी नुमाइंदे वो होंगे जिनको आवाम हक़ हुक्मरानी दे, और उसके बाद मुल्क के मामलात बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। वरना ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा, माशी अदम इस्तेहकाम भी होगा, मुल्क की मईशत भी ख़राब होगी, और इन्होंने बिजली गैस के बिल बढ़ा के इस मुल्क के लोगों पे एक अज़ाब मुसल्लत करना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जब हमारा कोई मामला है, हाँ हम जी, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी, जो हमें आईन और क़ानून और अख्तियार देता है, हम उसके मुताबिक इंशाअल्लाह एहतजाज भी करेंगे, और हमारा ये हक़ है। वेलकम बैक शुएब शाहीन साहब। मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये पूछना है कि 126 दिन का धरना दिया आपने, उस वक्त आपकी जो दोस्ती थी वो पीक पर थी, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर थे। उस वक्त आप गवर्नमेंट नहीं गिरा सके, जब आपको लग रहा था कि बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अब आपके पास तो शायद वो मरासिम भी नहीं है, वो रवाबित भी नहीं है, वो कॉरिडोर्स भी नहीं है, वो दोस्तियाँ भी नहीं हैं। अब आप लोग क्या इम्पैक्ट डालेंगे? एक बात जहन में रखें, हमने हुकूमत गिरानी या ना गिरानी ये सेकेंडरी बात है। ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर जाएगी। इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। ये तो आप जरदारी साहब वाली लाइन बोल रहे हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए कही। मैं आपको बताऊं ना, इनके पास ना तो अखलाकी जवाज है, ना कानूनी और आईनी जवाज है। जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं, ये एक झूठ का सहारा लेके एक चोरी और डाका जनी के ऊपर मबनी ये हुकूमत बनाई गई है, और जिस मुख्तदर तबके ने बनाई है वो सबको पता है। और ये इस झूठ की कोई वैलिडिटी नहीं है, इसलिए कि इनके अपने बंदे अब बोल पड़े हैं, इनकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं अब वो बोल पड़ी हैं। कोई शख्स इस अनसर्टेन कैफियत में इन्वेस्टमेंट लाने को तैयार नहीं है, कोई इनको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह ना मुल्क चला करते हैं, ना कोई कौमें और मुल्क तरक्की किया करते हैं। जिस अंदाज से ये चला रहे हैं, ये नहीं चल सकता इस तरह मुल्क। और लेकिन शुएब शाहीन साहब प्रॉब्लम ये आप कह रहे हैं, ये शायद मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अमेरिका तस्लीम कर चुका है गवर्नमेंट को, बाकी लोग मुबारकबादी पैगाम भेज रहे हैं, वो तो अपना काम बड़े स्मूथली स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो मुझे बताएं कि इम्पैक्ट जिस हल्के पे आपने इम्पैक्ट डालना है वो भी खामोश हैं, वो भी दे आर प्लेइंग गुड। देखें, इसलिए नहीं है, एक है बज़ाहर, दूसरा है कौन सा इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल चैनल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जिसने ये ना लिखा हो कि ये सारी धांधली की पैदावार है। दूसरा नेशनल चैनल ने या किसी नेशनल मीडिया ने ये ना लिखा हो कि ये धांधली की पैदावार है। पूरे आप देखें, लोकल आपके 3 इदारे हैं जो इलेक्शन को डील करते हैं। पटन का आप रिपोर्ट पढ़ लें, फाफन की रिपोर्ट पढ़ लें, पिलडाट की रिपोर्ट पढ़ लें। जो कुछ इन्होंने किया है इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मुझे बताएं, इनके पास कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? क्या ओवरसीज लाएंगे? क्या इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा? इनके अपने जो लीडर हैं PMLN के, वो ये कहते हैं कि ये 2-4-6 महीने की हुकूमत है, ये वैलिडली इलेक्टेड लोग नहीं है, इनके अपने लोग कह रहे हैं। और इनका अपना अनुसार चीमा साहब ने क्या कहा कि जी सुबह आकर मुझे कहा गया कि हाँ जी आप अपना नोटिफिकेशन ले लें। मैंने कहा जी मैं तो आ चुका हूँ, मैं क्यों ले लूँ?
मुस्तफ़ा, आप पीएमक्यूएम ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है कि जी ये खुद कह रहे हैं कि हमारा 60% जाली है, तुम्हारा 100% मैंडेट जाली है। कमरान टस्तूरी ने क्या कहा, जिसको वो एडमिट करते हैं। बात यह है कि अगर इस तर्ज हुकूमत से ना कभी माजी में ऐसी हुकूमत आई, ना आइंदा कभी आएगी। जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, अब 70 अरब रुपए का इलेक्शन का आपने ढोंग और ड्रामा रचाया और आपने एक 20 रुपए के सही है। बॉल पॉइंट के जरिए सारे वो रिजल्ट उठा करके डस्टबिन में डाल दिए। आपने उसमें सारी टेम्परिंग और फोर्जरी करके इस तरीके से भी कभी हुकूमत कभी चली है। जब जी आपकी जी एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती उसके बगैर। और आपका सही। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, डॉलर इनफ्लो नहीं होगा, आप कैसे हुकूमत को चला सकेंगे? सिवाय इस बात के बिजली गैस के बिल बढ़ाते चले जाओ, बेरोजगारी करते जाओ, 22% 25% सूद कर हाँ रख लो और कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, कोई फैक्ट्री ना लगे और 25 करोड़ आवाम को तबाह बर्बाद करके दरियापुर करना है अस्सलाम आपने, वालेकुम। कैसे हाँ, चलाना देखिए है सही। कल मुल्क मैं को? नहीं ये मुल्कियों के चलने के ढंग नहीं है। इनको जितना जल्दी हो इसको एहसास करना चाहिए। मुल्क के 25 करोड़ आवाम पे एहसास करना चाहिए, अच्छा अच्छा, पता कौम का है एहसास करना मैं चाहिए, मुल्क का एहसास करना चाहिए। हाँ मैं बताऊँ आयरनी क्या है। आयरनी ये है कि 2013 के इलेक्शन हुए तो हमने कहा जी ये ज़्यादती हुई है, धांधली हुई है, शोर भी था। उसके बाद हमने देखा कि एक 2014 में धरना भी हुआ, लेकिन ऐसे लगा कि चलो इसके बाद शायद मामला ठीक हो जाएंगे। फिर 2018 आ गया और लिटरली वही टेलीकास्ट रिपीट हुआ, बल्कि उससे बुरे तरीके में, बुरे अंदाज में। फिर हमें लगा शायद अब की बार हमने ये सबक सीख लिया है। फिर 2024 आन पड़ा। अब 2024 के इलेक्शन में सिचुएशन ये है कि अभी भी हमें ये उम्मीद है कि शायद ये आखिरी टेलीकास्ट है जो हम देख रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट। इसके बाद शायद नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोबारा भी हो सकता है और हमें इसके चांसेस भी पता है, रोशन चांसेस हैं। राना एहसान अफजल साहब, 73% जो कारोबारी आबादी है ना, वो गैलप आया है कि वो शहबाज शरीफ साहब पे उनका एतमाद नहीं है। एक कारोबारी इदारों की बात कर रही हूँ, तबके की बात कर रही हूँ। मुझे बताएं कि इतने बुरे हालात में अगर आपसे अपोजिशन के लोग या JUI फे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग कमीशन बना दें, आप लोग इस बात को सीरियस लें कि जो धांधली हुई है उसको टेकअप करना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, तो आप लोग क्यों हिचकिचाहट का शिकार हैं? नहीं, देखिए अभी हमने कमीशन बनाया था ना मुझे जजेस अगर के परमिट मामले कर के ऊपर। एक सिंगल जज के ऊपर, रिटायर्ड जज पे कमीशन था। तो पीटीआई ने कितना धमाल मचाया, कितना प्रोपोगंडा किया उस कमीशन के ऊपर कि ये मिट्टी डालने के लिए किया जा रहा है, ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो रिटायर्ड जस्टिस ने जो है वो गिव अप कर दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मैटर जो है वो रेफर कर दिया। तो कमीशन जब हम बनाएंगे, ये कहेंगे कमीशन की तश्कील नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। ये आप बात जजों के है, लेटर वाले मामले की बात कर रहे हैं? मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा पॉइंट ये है कि कमीशन की रिपोर्ट भी जुडिशरी के पास ही जानी है, वो भी अदालतों में ही जानी है, तो वहां उस पर कोई कार्रवाई होनी है। देखिए, मैटर एंड अदालतों में होना है, मैटर एंड ट्रिब्यूनल्स में होना है। ये क्यों चाह रहे हैं कि कोई इनके लिए कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दी जाए जो आज इनके मसाइल हल। अगर इन्होंने बनाई थी 2018 में तो हमें दिखा दें। अगर क्या एक इन्होंने कमेटी थी असेंबली के अंदर जिसने रिव्यू करना था 2018 के इलेक्शंस को, वो तो इन्होंने चलाई नहीं थी। तो आज हम कहते हैं आप असेंबली में आए। बिलावल साहब ने भी कहा कि आप असेंबली में आए, हम अगर रिफॉर्म्स करनी है रिफॉर्म्स करेंगे। अगर आपने वहां से इशू उठाए, इलेक्शन पे कमेटी बना देते हैं, वो रिव्यू करती है चीजों की। लेकिन अगर आपका एजेंडा ये है कि आपने IMF का जो है वो अगर मुआहदा होने जा रहा है तो उनको आपने खत लिखना है कि इनको कर्जा ना दो जब तक हमारा मामला हल नहीं होता, और आपने वहां जाके उनके दफ्तर के बाहर धरने देने, आपने GSP प्लस को अपने सोशल मीडिया के तहत अटैक करना है, आपने जो है पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है कि आप ओथ लें, तो आपने कहना है, गंडापुर साहब कहते हैं कि हम इनसे लड़ेंगे, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। आप अदालतों से लड़ेंगे, आप क्या करेंगे? यानी कि आप अदालती फैसले जो है इंप्लीमेंट करा के ना करा के आप एक नया इशू बना देते। तो अगर आपका एजेंडा है ही इंतशार, अगर आपका एजेंडा है ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो फिर इसके ऊपर कैसे रुकेंगे? आपकी जो विश लिस्ट है वो मान लें, वो मुल्क को ब्रेक लगा दें, वो पहले कर लें। भाई आपको बार बार बताया, अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, आप उनका रुख करें, वो आईनी तौर पे आजाद अदारे वहां। और फिर तीसरा, हम आपको बता रहे हैं कि आप असेंबलियों में आए, वहां अपने मामलात को उठाएं। ये रास्ता है, ये तरीका होता है।
आप चाहते हैं कि सारे कायदे कानून आइन को खत्म कर दें, आपकी जो है वो बात, और जब हम कमीशन बनाएं तो फिर आप कहेंगे कमीशन का ये नहीं ठीक और वो नहीं ठीक और इसको ऐसे होना चाहिए। नहीं तो और आप हम नहीं आप मान- आप जरा बाहमी मुशावरत रखें ना, आप रवाबित रखें ना, आप कट ऑफ ना करें ना। आप कोई ऐसा कमीशन बनाएं कि जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लब्बैक कहे, JUIF भी लब्बैक कहे, दीगर जमातें जो छोटी बड़ी हैं वो भी आपको इस पे सल्यूट पेश करे कि नहीं जी आपने हक अदा कर दिया है हुकूमत में मौजूद होने का, और बड़ा अनबाइस्ड किस्म का ये कमीशन है, हमें इस पे एतमाद है। ऐसा कोई कारनामा तो सर अंजाम दें। अगर आप नाम ऐसे लेकर आएंगे और फिर इश्यूज ऐसे होंगे कि जिस पे ऑलरेडी वो पोलिटिसाइज हो जाएंगे, तो फिर आई एम सॉरी लेकिन सवाल उठते हैं और उठेंगे। नहीं देखिए, हमने तो रास्ता बता दिया बड़ा क्लियर कट, अदालतें, ट्रिब्यूनल। मुझे राना एहसान अफजल साहब एक छोटा सा सवाल, आपको कितनी दफा ट्राइब्यूनल से और अदालतों से इंसाफ मिला है 2018 के बाद? मैं चले ये सवाल कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछती हूँ। मुझे बताएं मुर्तज़ा साहब, क्या इंसाफ मिलता है, दिखाई देता है, होता है पाकिस्तान में इंसाफ? मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, चूँकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैंने ऐसे केस भी किए हैं इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में, जो आके जिसको जो है ना वो इलेक्शन जो जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि 2018 में इलेक्शन हुआ तो मैंने उसको चैलेंज किया, 24 भी गुजर गया और उसके बाद जो है ना 29 आ गया और 29 में हम उसमें आके ना उसको कहते हैं कि जी ये अब लाइव इशू नहीं है, इन्फ्रुक्चुअस हो गया। तो फिर इस तरह से यानी 9-10 साल के बाद आपके पास जो ना मैंने बहुत एक रोशन सी मिसाल दे दी कासिम सूरी वाली कि उसमें मुमकिन है कि उसका केस ठीक हो, मुमकिन है उसका केस ठीक ना हो, मगर क्या उसमें कोई फ़ैसला अल्टीमेट हुआ? और जितने भी केसेस थे वो सब टेक्निकल बुनियादों पे फंसे हुए थे। एक चीज़ मैं आपको आपकी याद दहानी के लिए, धांधली इतनी ज़्यादा इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा थी कि इसमें से इलेक्शन कमीशन की तारीख़ के सबसे ज़्यादा केसेस फाइल हुए इलेक्शन कमीशन में, मगर वो इस तरह से जो है ना उनका डिस्पोजल और उनकी किलिंग हुई है कि उसके बाद जो है ना वो कोई ट्रिब्यूनल जाना शायद लोग उस तरह पसंद ना करें। कुछ लोग जाएंगे, मगर आप देख लीजिएगा उसमें और उसमें तनासुब कितना है, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है ना वो है इसीलिए कि उसका क्रिमिनल स्टैंडर्ड रखा हुआ है केसेस को साबित करने का, कि यानी जितना शक का फ़ायदा है, जो जहाँ पे भी शक पैदा होगा वो रिटर्न कैंडिडेट को, जीते हुए उम्मीदवार को जाएगा। तो ये फिर उसके बाद जो है ना ये क्या धांधली कौन साबित कर सकता है? और क्या धांधली के वक्त वो जो है ना वो ख़ुद मौजूद था? उसकी सिर्फ पिटीशन ड्राफ्ट करना जो है ना वो पूरा एक अजाब होता है, जो ट्रिब्यूनल के लिए जो स्टैंडर्ड बना हुआ है। शुएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं आपके साथ, उनसे पूछिए कि वो पूरा अजाब नहीं है वो पिटीशन ड्राफ्ट करना। तो हम डरते हैं कि यार ये चीज़ ना हो जाए, ये चीज़ ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए, और फिर भी कोई ना कोई गलती निकल आती है, कहीं ना कहीं पे जो है ना वो मामला ख़राब हो जाता है। मैं एक केस की मिसाल देता हूँ, 65 नाम पार्टीज़ का नहीं बताऊँगा, 65 का फ़र्क था वोटों का, और वो जो है वो सिर्फ उससे गलती ये हुई थी कि उसने जो वो पिटीशन फाइल की थी थ्रू जो है अटर्नी फाइल की हुई थी। तो वो जो मैं था उसमें अल्टीमेटली हमने विन कर लिया वो केस। तो मैं अपने क्लाइंट को कहा करता था कि ये केस हम जीते नहीं हैं, वो केस हार गया, दूसरी पार्टी हार गई है। तो इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं इलेक्शन मैटर्स में। आप जो ना धांधली होती है मैंने आपके ख़िलाफ़ की, इसको साबित किया जा सकता है। ये जो मैसिव किस्म की होती है इंस्टीट्यूशनल जो धांधलियाँ होती हैं ना, जिसमें जो है ना वो कभी RTS बैठ जाता है, कभी आपके मोबाइल ही खुद बैठ जाते हैं, कभी नेट बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है ना, तो उसमें आप किस चीज़ को साबित करेंगे? वो नेट बैठा था या खड़ा हुआ था, किस तरह से बैठा था, किस तरह से खड़ा हुआ था, कितने दिन तक गायब रहा था? मैं एक और इसी थोड़ा सा 1 मिनट और ले लेता हूँ आपका। वो जब रिज़ल्ट आ रहे थे और रिज़ल्ट जो है ना उसने एक ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद जो है ना वो वाईफाई और भी वो, और उसके बाद जो है ना वो सारे चीज़ जो है ना वो अपलोडिंग जो है ना वो रुक गई। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा अब जो है ना 2 नंबर काम शुरू हो गया, ये जो अपलोडिंग थी ख़त्म हो गई है। और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो फिर जो ना एकदम जो ना वो सिलसिला बंद हुआ, जब वो ट्रेंड जो ना पता चल गया कि किसी एक या 2 पार्टियों के हक में जा रही है। तो वो फिर जो ना उसके बाद मामला जो ना इधर उधर दाएं बाएं हो गए, और फिर जो ना हमें पाकिस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के मफाद के नाम पे कहा जाता है कि आप ताउन करें, कि पाकिस्तान का मफाद शायद इसी में है कि धांधली करके आप जो ना नज़म एक बना लें, और उस नज़म पे हम फिर हमें फोर्स करें कि जी आप जो ना इस मामले को लेके अब इसी तरह अगले 5 साल चलिए, क्योंकि उसकी बेनिफिशरी जो ना इनके साथ कोई और भी है। मुझे सेनेटर साहब सिर्फ ये बता दें कि ये अभी जो मामला है, राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि हमने मौलाना साहब को से बात ना करके बहुत बड़ी गलती की।
तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ओवर एस्टिमेट कर लिया, ओवर कॉन्फिडेंस शो कर लिया, और ये क्या वाकई गलती थी? और ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में यूँ कहूँगी कि मार्केट में ये गुफ्तगू है कि शायद उनकी डिमांड्स जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस जाने की थी, वो पूरी नहीं हुई, इसमें कोई सदाकत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको, चूँकि राना साहब ने ये बात की है, मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इलेक्शन से पहले जो है मुख्तलिफ़ हलकों में ये बात की गई थी कि मौलाना को उसके साइज़ में रखा जाए। ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये बात हमने मौलाना को कन्वे कर दी थी, और ये फ्रॉम दी हार्सेस माउथ थी। बस इसका जवाब इतना ही। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब। राना जान अफजल साहब, मुझे बताएं कि अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई? राना एहसान अफजल साहब, देखिए, हम JUIF के साथ इंगेज भी करेंगे, और हम समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव जमात है जिसने हमेशा प्रो पाकिस्तान बात की है। तो हमारे ये बहुत जो कह लें करीब साथी भी रहे हैं PDM के अंदर। तो हमें उम्मीद है कि हम इनको कन्विंस कर पाएंगे कि इस वक्त ये जो एहतजाज हैं, जिस तरह के ये वक्त नहीं है, मुतहम्मल नहीं है इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ हम लेके जाएं। बहरहाल देखें, जो ये सजेशंस दे रहे हैं, इसके जवाब में हमारा बड़ा सिंपल सी बात है, कमीशन भी बन सकता है, लेकिन उसका रास्ता असेंबली से निकलेगा। असेंबली के अंदर इस डिबेट को लेके आए, असेंबली की कमेटी बनाई जा सकती है इलेक्शन के ऊपर, वो सजेस्ट करे कि कमीशन बनना है, वहां से रास्ता निकालें, जाए कि हम जो है वो मुल्क को पहले कहें कि ब्रेक लगा दें, और फिर जो है ये होगा वो होगा। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका भी, और कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी, शिव शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से ना ही अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।